चैप्टर 61 नीलम का असली पहचान। उनकी बातों पर तुषार जी ने हाँ में सर हिला दिया और उसे जाने को बोला। उसके जाते ही तुषार जी के चेहरे पे एक मुस्कान आ गई। वो भी वह से चले गए। उसी टाइम अयान सीधे लीना के कुकुन के पास है और बोला, देखिए अब मैं मार्शल मास्टर में पिक पर पहुंच गया। बहुत जल्द मैं इतना काबिल बन जाऊंगा कि हर कोई भी हमारे तरफ नजर उठा के भी नहीं देखेगा। उसकी बातों से कुकुन चमकने लगा जैसे कि वह आर्यन की बातों को सपोर्ट कर रही हो। आर्यन कुछ देर बाद लीना से बात करने के बाद आर्यन असली दुनिया में आ गया। इस वक्त सुबह हो गई थी। आर्यन जैसे ही बाहर आया उसने पहले कुछ खाया फिर बाहर आ गया। उसने बाहर आते ही नीलम वहां पे पहुंच गई। तभी नीलम उससे बोली, आर्यन क्या तुम मेरे साथ चलोगे? आर्यन ने पूछा, कहाँ पे? तभी नीलम बोली, मुझे पता चला है कि राज्य के किनारे के एक छोटा शहर है जिसे सरसर नाम का शहर है, जिसके पास एक संधि मिली है, वो भी एक मार्शल लॉर्ड का। उसकी बात सुनते ही आर्यन बहुत आश्चर्य हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कोई मार्शल लॉर्ड इस छोटे से साम्राज्य में क्या कर रहा है। उसकी बातें अब आर्यन के ऊपर से जा रही थी। आर्यन को कॉन्फ्यूज देखकर नीलम बोली, बुद्धू तुम ज्यादा मत सोचो, हम दोनों चल रहे हैं। उसी वो लोग जैसे ही पहाड़ी से उतरने वाले थे कि अचानक एक बुजुर्ग वहां पे आ गया। वो बोला, हेड मास्टर ने अभी आपको बाहर जाने से मना किया है। उसकी बात पर आर्यन को समझ आ गया कि आखिर वह क्यों कर रही है, पर नीलम को ये बात अच्छी नहीं लगी। उसने गुस्से में कहा, उसकी हिम्मत कैसे हुई हमें रोकने की? आर्यन और वो बुजुर्ग बहुत ही हैरानी से नीलम को देखने लगे। तभी आर्यन बोला, नीलम तुम ये क्या बोल रही ही? वो हमारी मास्टर है तो वे कुछ भी ऑर्डर दे सकती है। नीलम को उसके बात पर ध्यान आया कि वह फ्लू में ज़्यादा बोल गई थी। तभी उसने बात को बदलते हुए बोला कि मास्टर हमें कैसे रोक सकती है, ये तो हमें कैद करना होगा। उसकी बात पर नीलम बोली, मैं अभी उनसे बात करके आती हूँ। उसके बाद नीलम वहां से गायब हो गई और एरा के पास पहुंच गई। वो जैसे ही एरा के महल पहुंची उसने देखा कि ईरा अपनी सिंहासन पर आंख बंद करके सो रही थी। तभी ईरा से बोली, तुमने है बाहर जाने का रास्ता क्यों रोका? उसकी बात पर ईरा बोली, तुम अच्छे से जानती हो कि मैंने उसे जाने से क्यों रोका है। उसकी बात पर नीलम बोली, तुम अच्छे से जानती हो कि जब तक वो मेरे साथ है उससे कुछ नहीं हो सकता। नीलम की बात पर ईरा बोली, टीम जानती भी नहीं कि आर्यन कौन है, अगर उसे एक खरोच भी आ गया तो ये पूरा साम्राज्य तबाह हो जाएगा। नीलम को समझ में नहीं आ रहा था कि एरा क्या कहना चाहती है। उसकी बात वह कुछ कहना चाहती थी कि एरा ने कहा, तुम लोग अकेले कहीं नहीं जा सकते, अगर जाना हो तो आर्यन के बिना जा सकती हो। इस वक्त कोई भी एरा के आंखों में गुस्सा देख सकता था, पर फिर भी एरा से नीलम से बोली, मैं तुम्हें क्या बोली? नीलम राजावत या राजकुमारी नीलम सहगल? उसकी बात पर नीलम बोली, देखो तुम अब बात को बदल रही हो। उसकी बात पर ईरा बोली, देखो मैंने तुम्हें इस अकादमी में रहने दिया, मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ क्यों आई थी, ये भी नहीं पता। तुम्हें जो करना है अकेले कर सकती हो, पर तुम अपने किसी भी काम में आर्यन के जान को खतरे में नहीं डाल सकती। ईरा की बात पर नीलम बोली, और तुम कौन होती हो मुझे आर्यन से दूर रखने वाली? तुम्हें क्या लगता है कि मैं उसे कुछ होने दूंगी? प्यार करती हूँ उससे और मैं उसे यहाँ से साथ लेकर जा रही ही समझी। ईरा को उसकी जिद पर गुस्सा आ रहा था। तभी वह नीलम से बोली, टीम जितना आर्यन से दूर रहोगी आगे चल के तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। अगर उसे कुछ हुआ तो तुम सोच भी नहीं सकती कि तुम्हारे साथ क्या होगा, फिर तुम्हें तुम्हारी सहगल परिवार भी नहीं बचा सकता। उसकी बात सुनकर नीलम ने एक आह भरी। फिर वह ईरा से बोली, आखिर क्यों कौन है इस राज्य में जो सहगल परिवार से लड़ने की ताकत रखता है? आपको कंफ्यूजन न जी, इसीलिए पहले मैं इन सभी परिवारों के बारे में बता देता हूँ। उस दुनिया में 10 सबसे ताकतवर शक्तियाँ थीं। सिंह परिवार, ड्रैगन तलवार बेली और बर्फ वेली, मल्होत्रा परिवार, सिंघानिया परिवार, सहगल परिवार। निर्मली इस दुनिया में 4 ताकतें ही काबू करती थी और ये चारों सिंह परिवार के नीचे थी। बाकी सिंह परिवार और ड्रैगन कुल कभी भी दुनिया के किसी भी मुद्दे में दखल नहीं करते थे, लेकिन सबको मालूम था कि उनकी ताकत कितनी भयानक थी। उनको छोड़कर दुनिया में शांति के लिए तलवार बेली काम करती थे। वो सभी डालों के साथ समझौता करके रहती थी। बर्फ बेली भी इन सभी से दूर रहती थी। उन्हें भी दुनिया से कोई मतलब नहीं था। कोई नहीं जानता था कि बर्फ बेली कितना ताकतवर था, लेकिन कोई भी इन पर हमला करने का कोशिश नहीं करता था। बाकी के परिवारों के बारे में हम आगे बात करेंगे। चलते हैं कहानी की तरफ। उसकी बात पर ईरा बोली, देखो मैं पूरा तो नहीं बात सकती, पर यह जान लो कि वह बर्फ के रानी का बहुत खास है। नीलम ने जैसे ही सुना कि आर्यन बर्फ की रानी को जानता है तो वह बहुत ही हैरान हुई, और होती भी क्यों ना बर्फ की रानी बर्फ बेली की रानी थी। उनकी ताकत को आज तक कोई भी नहीं जाता, पर उसने सुना था कि उसके पुराने हेड को उसने वार में ही हरा दिया था, जो एक मार्शल पूर्वज थे। तब से पूरा दुनिया में उनका नाम फैल गया। 62 मार्शल लॉर्ड की समाधि। उसकी बात पर ईरा बोली, देखो मैं पूरा तो नहीं बात सकती, पर यह जान लो कि वह बर्फ के रानी का बहुत खास है। नीलम ने जैसे ही सुना कि आर्यन बर्फ की रानी को जानता है तो वह बहुत ही हैरान हुई, और होती भी क्यों ना बर्फ की रानी बर्फ बेली की रानी थी। उनकी ताकत को आज तक कोई भी नहीं जाता, पर उसने सुना था कि उसके पुराने हेड को उसने वार में ही हरा दिया था, जो एक मार्शल पूर्वज थे। तब से पूरा दुनिया में उनका नाम फैल गया। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा था कि आर्यन का बर्फ के रानी से क्या ताल्लुक था। वह ये भी जानती थी कि ईरा उनकी डायरेक्ट टाइडेड थी। भले ही सिंघानिया परिवार में उसका ज्यादा पावर नहीं था, लेकिन उसका दबदबा उनसे कम नहीं था। वह बर्फ बेली से पहले ही जुड़ चुकी थी, जिसके वजह से उसे मालूम था कि ईरा झूठ नहीं बोलेगी। तभी नीलम ने अपनी आंखें बंद की और बोली, देखो मैं आर्यन से प्यार करती हूँ, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता कि उसकी पहचान क्या है। मैं हर सिचुएशन में उसके साथ रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद उसने आखिरी बार ईरा के तरफ देखा और बोली, तुम जानती हो कि मैं उस संधि में जाना चाहती हूँ और आर्यन को अपने साथ ले जाना चाहती हूँ, ताकि उसे भी कुछ फायदा हो। उसके बाद वह वहां से चली गई। ईरा को नीलम का आर्यन से प्यार करने की बात अच्छी नहीं ना ली। उसने अपनी हाथों को भिज लिया था, पर वो क्यों कर रही थी हमें आगे पता चलेगा।
उसके बाद वह भी अपने सिंहासन पर आंखें बंद करके ट्रेनिंग करने लगी। वही नीलम जब बाहर आई तो उसमें आर्यन को वहीं पर खड़ा देखा जो एक लड़की से फ्लर्ट कर रहा था। वो कोई और नहीं आरती थी, पर जैसे ही नीलम ने आर्यन को आरती के साथ बात करते देखा उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो जल्दी से आर्यन के पास गई और बोली, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जैसे ही आरती ने नीलम को गुस्से में देखा वह घबरा गई। वह जानती थी कि नीलम बहुत खतरनाक थी और पूरे एकेडमी को उसका आचरण आर्यन के तरफ का मुकाबले के दिन ही सभी ने देख लिया था। नीलम को कुछ गलत फहमी नहीं, आर्यन कुछ कहने ही वाला था कि नीलम ने इसे चुप होने को बोल दिया, जिससे आर्यन भी बहुत हैरान हुआ। पर जैसे ही उसने नीलम का गुस्सा देखा वह बिल्कुल शांत हो गया। तभी वो सोच रहा था कि दुनिया की सबसे खतरनाक लड़कियां बस उसके ही नसीब में क्यों लिखी थी, पहले मारिया, लीना और अब नीलम। उसे लगता था कि लीना बहुत ही बुरी है, पर आज उसने लीना का गुस्सा देख लिया था। उसी वक्त नीलम की घूरती नज़रों को देखकर आरती बोली, सीनियर मैं बस यहाँ से गुजर रही थी तो जूनियर आर्यन से मुलाकात हो गया था, जिसके वजह से मैं बात करने लगी। आर्यन ने जब देखा कि नीलम का गुस्सा शांत का नाम नहीं ले रहा था तो उसने आगे बढ़ाकर नीलम का हाथ पकड़ लिया, जिससे उसका वो घुटकर आर्यन को देखने लगी। आर्यन थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, हमें चलना चाहिए, लेट एज के रहा है। उसकी बात सुनकर नीलम थोड़ा शांत हुई। उसने एक बार आरती के तरफ घूर के देखा और फिर वहां से आर्यन का हाथ पकड़कर चली गई। नीलम के जाने के बाद आरती को थोड़ा शांति मिला। उसे तो लग रहा था कि आज नीलम उसकी जान लेकर ही मानेगी। वही जैसे ही आर्यन और नीलम अकादमी से बाहर जाने वाले थे तभी छोटे बुजुर्ग वहां पर हाजिर हो गए। उन्होंने आर्यन से कहा कि हर मास्टर ने हमें आप दोनों के साथ चलने को बोला है। नीलम जो पहले से ही गुस्से में थी उसका गुस्सा छोटे बुजुर्ग पर फट गया। उसने बुजुर्ग से कहा कि क्या हम लोग अब साथ में अकेले घूम भी नहीं सकते? उसकी बात पर छोटे बुजुर्ग पहले तो थोड़ा हड़बड़ा गए, फिर उन्होंने कहा, देखो नीलम, आर्यन की जान खतरे में है और मैंने सुना है कि वहां आसपास के राज्यों के एकेडमियों के साथ साथ साम्राज्य के तीनों परिवार के ताकतवर लोग भी आएंगे, जिसके वजह से मास्टर ने मुझे आप लोगों के साथ जाने को बोला है। नीलम उनको माना करने ही वाली थी कि आर्यन ने उन्हें साथ में चलाने की सहमति दे दी। उसके इतना कहते ही नीलम आगे कुछ नहीं बोली। उसके एक वह अपने चील को बुलाने ही वाली थी कि वहां पर तभी छोटे बुजुर्ग ने एक इशारा किया, जिससे वहां के शक्तियों में हलचल होने लगी। तभी वहां पर एक बहुत ही बड़ा गरुड़ आ गया। उसके सुनहरे पंख थे, उसका साइज बहुत बड़ा था। वे तीनों बस उसके पैर के पंजे के बराबर ही थे। वह एक रैंक 5 का बिस्ट था। आर्यन और नीलम ने जब इस बिस्ट को देखा तो वह बहुत हैरान थे। वह बिस्ट एक मार्शल बुजुर्ग को आसानी से मार सकता था। उसी वक्त आर्यन के कानों में रूपाली की आवाज़ आई, मास्टर क्या मैं इस बिस्ट को मार सकती ही? अगर मैंने इसे खा लिया तो मेरा लेवल बढ़ जाएगा। आर्यन ने उसकी बात पर हैरान हुआ। उसने पूछा, क्या तुम इस बिस्ट को मार सकती हो? रूपाली बोली, जी मास्टर, मैं इसे आसानी से मार सकती हूँ। आर्यन सोच रहा था कि आखिर उसका असली लेवल क्या है। फिर उसने अपना सर झटका और बोला, नहीं तुम इसे नहीं मार सकती, ये अकादमी के लिए बहुत खास है। उसकी बात पर रूपाली का मुंह बन गया। वह बिल्कुल शांत हो गई। फिर तीनों लोग उस गरुड़ पर बैठकर वहां से उड़ गए। वही राजमहल में राजा के पास एक खबरी पहुंचा और बोला, महाराज हमें मालूम हुआ है कि वह लड़का अकादमी से बाहर आ गया है, लेकिन उसके साथ छोटा बुजुर्ग भी है। 63 अनमोल और आर्यन की लड़ाई। वही राजमहल में राजा के पास एक खबरी पहुंचा और बोला, महाराज हमें मालूम हुआ है कि वह लड़का अकादमी से बाहर आ गया है, लेकिन उसके साथ छोटा बुजुर्ग भी है। उसकी बात पर राजा ने कहा, उस लड़के मरना ही होगा। जैस्मिन जी उसके बगल में ही बैठी थी, तभी बोली, पापा हमें आर्यन से नहीं उलझना चाहिए, उसकी पहचान बहुत ही राजस्माई है। तभी राजा बोला, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन हूँ? मितुल साम्राज्य का राजा, जिसके सामने पूरा साम्राज्य अपना सर झुकता है। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो कल कोई और मेरे सामने सर उठाएगा। अच्छा यही होगा कि उसने अपने गलती की सजा मिले। जैस्मिन इस वक्त बहुत टेंशन में थी क्योंकि उसे मालूम था कि आर्यन कितना खतरनाक था। उसने करीब से महसूस किया था, पर राजा मानने वाला नहीं था। तभी वहां पर भागता हुआ एक सैनिक आया और बोला, महाराज दूसरे राजकुमार महल पहुंच गए हैं। उसकी बात सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। उसने कहा, राजकुमार की दरबार में लाया जाए। उसकी बात पर वह सिपाही दरबार से वापस चला गया। जिसके बाद दरबार में एक लड़का आया जिसके पीछे 2 खूबसूरत लड़कियां थीं। वो लड़का देखने में बहुत ही आकर्षक था, पर उसके चेहरे पर एक घमंड था। वह सीधे अंदर आया और बोला, पिताजी मेरा प्रणाम स्वीकार करे। राजा बोला, मेरे बच्चे तुम कैसे हो और अचानक अकादमी से घर कैसे आना हुआ था? अनमोल राजपूत राजा का दूसरा बेटा को ब्रह्म अकादमी का छात्र है। यह अवधमी त्रिनेत्र अकादमी से बड़ी थी। यह अकादमी मध्य स्तर की अकादमी थी। उनकी बात कर अनमोल बोला कि पिताजी मैंने सुना कि एक कचरा आपको चुनौती दे रहा है, इसीलिए मैं आया हूँ उस कचड़े को खत्म करने के लिए। उसकी बात पर राजा को बहुत खुश हुआ। इसे लग रहा था कि अनमोल आसानी से आर्यन को मार सकता था, क्योंकि वह एक चरम का मार्शल राजा है और आर्यन महज एक मार्शल मास्टर। उसके बाद राजा ने अनमोल से बोला कि मुझे पता चला है कि साम्राज्य के बॉर्डर पर एक संधि है जो किसी मार्शल लॉर्ड की है, जिसमें सभी बड़े परिवार के लोगों के साथ साथ पास के साम्राज्य के लोग भी आ रहे हैं। तभी राजा ने कहा कि मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वह आर्यन शर्मा है। वो भी उस संधि के लिए निकल गया है। तुम्हें उसे उसी समाधि में मरना होगा। राजा की बात पर अनमोल ने हाँ में सर हिला दिया। उसके बाद इन दोनों लड़कियों के साथ दरबार से जाते हुए बोला कि आप मेरा जाने की तैयारी करें। उसके बाद वह दरबार से चल गया। उसके जाने के बाद राजा ने प्रधानमंत्री से बोला कि राजकुमार के साथ आप भी जाएंगे। उसकी बात पर प्रधानमंत्री ने हाँ में सर हिला दिया। वही साम्राज्य के सभी परिवार भी अपने अपने योद्धाओं को भेजने को तैयारी कर रहे थे। वो रास्ता 2 दिन का था, लेकिन उस गरुड़ के वजह से वे तीनों बहुत पहले ही संधि के पास पहुंच गए। जब आर्यन, नियम और छोटे बुजुर्ग वहां पहुंचे तो वहां पर पहले ही तीनों परिवार पहुंच चुके थे। यही नहीं, कुछ नए लोग भी थे जो अलग अलग अकादमी और समूहों से थे। उनके पहुंचते ही सभी लोग साइड हो गए।
क्योंकि वहां पर खड़ा हर शख्स उन लोगों की पहचान जानता था, इसीलिए किसी ने कुछ नहीं कहा। पर जैसे ही तीनों परिवार के लोगों की नज़र आर्यन पर पड़ी वो लोग बहुत हैरान हो गए। वहां पहले ही राजकुमार अनमोल अपने दोनों लड़कियां और प्रधानमंत्री के साथ साथ पहुंच चुका था। जैसे ही उनकी नज़र आर्यन पर पड़ी उनके चेहरे तनाव और गुस्से से लाल हो गए। खासकर राजकुमार अनमोल, जिसकी आंखों में आग जल रही थी, वह आर्यन को मारने के लिए बेताब था। लेकिन उसी समय अनमोल की नज़र नीलम पर पड़ी और वह बस उसे देखता ही रह गया। उसकी आंखों में हवस और इच्छा साफ देखी जा सकती थी। नीलम को उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, उसने उसे नज़रअंदाज कर दिया। पर आर्यन को यह देखकर गुस्सा आ गया, क्योंकि उसको नीलम पर उसकी गंदी नज़र बर्दाश्त नहीं हुई। आर्यन ने अनमोल की नज़र नीलम पर देखी और उसका गुस्सा फूट पड़ा। वह अनमोल की ओर बढ़ा और बोला, अपनी आंखें नीलम से हटाओ। अनमोल ने हंसी मजाक में कहा, ओह, तो अब एक कचरा इस फूल की रक्षा करने वाला है। तुम कौन हो जो मुझे आदेश दे रहा है? आर्यन ने अपनी आवाज़ में तीखापन लाते हुए कहा, मैं आर्यन शर्मा हूं और मैं उसका मंगेतर। अनमोल ने गर्व से कहा, मैं राजकुमार अनमोल हूं, मितुल साम्राज्य का दूसरा राजकुमार, और मैं तुम्हें कुचल दूंगा। दोनों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा था। आसपास मौजूद सभी लोग ये देखने के लिए उत्सुक थे कि क्या होगा। नीलम, जो इस तनाव को सहन नहीं कर पा रही थी, बीच में बोल पड़ी। बस करो, उसने दोनों को चिल्लाते हुए कहा, यह एक पवित्र समाधि है और तुम यहाँ लड़ाई नहीं कर सकते। उसकी आवाज़ में इतना अधिकार और दृढ़ता थी कि आर्यन और अनमोल दोनों ही एक पल के लिए रुक गए। आर्यन को अब नीलम के गुस्सा बढ़ता नजर आ रहा था। तभी वह राजकुमार अनमोल से बोली, देखो, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन ही, अगर तुमने और हमें परेशान किया तो ये भूल जाना कि तुम्हें कोई बचा पाएगा। न ही ये तुम्हारा रक्षक बचा पाएगा और न ही तुम्हारा बाप, वो राजा जिसने तुम्हें आर्यन को मारने के लिए भेजा है। अगर आर्यन को कुछ हुआ तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा परिवार ही नहीं, ये साम्राज्य भी इस दुनिया के नक्शे से बाहर हो जाएगा। नीलम की बात सुनकर अब अनमोल की गुस्सा आ गया। उसी वक्त दोनों लड़कियों में से एक लड़की आगे बढ़ी और नीलम पर हमला कर दिया। 64 अभिषेक और निहारिका से मुलाकात। नीलम की बात सुनकर अब अनमोल की गुस्सा आ गया। उसी वक्त दोनों लड़कियों में से एक लड़की आगे बढ़ी और नीलम पर हमला कर दिया। नीलम पर इस हमले का कोई असर नहीं पड़ा। वह इतनी तेजी से आगे बढ़ी कि किसी को कुछ समझ में ही नहीं आया। उसने उस लड़की के गाल पर एक थप्पड़ लगा दिया, जिससे उसका गालों पर नीलम की हाथों पर 5 उंगलियां उखड़ गई थी। उसके 2 दांत भी बाहर आ गए। उसने अपने मुंह से खून को थूका और अनमोल के पीछे चिप गई। तभी एक लड़की बोल, लड़की, तुम्हें शायद मालूम नहीं है कि हम लोग ब्रह्मा अकेडमी से है। तुमने हम पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया, तुम्हें इसका हिसाब देना ही होगा। उसकी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि नीलम एक झटके में उसके पास पहुंच गई और उसे भी 4 थापड़ लगा दिया। उसके ऐसे करते ही वहां पर बिल्कुल सन्नाटा छा गया था। तभी नीलम ने एक गहरी लेकिन खतरनाक आवाज में बोली, और किसी को कुछ कहना है। उसकी नज़र इस वक्त अनमोल पर था, जो उसे गुस्से में देख रहा था। वहां आगे बढ़ने ही वाला था कि प्रधानमंत्री ने उसे रोक लिया और बोले, राजकुमार, अभी ये टाइम सही नहीं है, आपको इन दोनों को सबक सीखने का मौका और मिलेगा। वही आर्यन को तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वह पहले से ही नीलम के बारे में जानता था। वहां पर खड़े लोग शॉक में पड़ गए थे, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि नीलम इतनी खतरनाक थी। छोटे बुजुर्ग भी नीलम की इस रूप को देखकर बहुत हैरान थे। तभी आर्यन बोला, अब हमें अंदर चलाना चाहिए। वही शर्मा परिवार के खेमे में एक लगभग 20 साल का लड़का था। वह भी नीलम के खूबसूरती से मोहित हो गया था। तभी उसने पूछा, अपने साइड के लड़के से पूछा कि ये कौन है। तभी वह बोल, राजकुमार अभिषेक, वह एक तीनों त्रिनेत्र अकादमी से है और वो लड़का आर्यन शर्मा है और इसके साथ है उसकी मंगेतर राजकुमारी नीलम है। वह लड़का कोई और नहीं, शर्मा परिवार में कुलपिता का इकलौता लड़का अभिषेक था। सारा परिवार के हेड ने पहले ही उसको आर्यन के बारे में बता दिया था। उसने आंखों से तुरंत नीलम का विचार उतर गया। वह सोच रहा था कि आर्यन से दोस्ती कैसे बढ़ाया जाए। उसके बाद वह आगे बढ़ा और बोला, यंग मास्टर, मैं आराम परिवार का राजकुमार का यंग मास्टर हूँ। आर्यन ने बस मुस्कुराते हुए बोला, जानता हूँ। अभी की उसकी बात पर बहुत ज़्यादा हैरानी हुई। वह बोला, ये तो मेरा खुशनसीबी है कि यंग मास्टर मेरे बारे में जानते हैं। आर्यन उसकी आंखों में देखकर समझ गया कि वह जान गया है कि उसका पहचान क्या है। उसे शर्मा परिवार के हेड पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने सोचा कि उसके गले में एक बात भी नहीं बची, राजधानी जाकर उससे बात करेगा। वही बाकी के सभी लोगों ने जब अभिषेक को देखा तो ठाकुर परिवार की राजकुमारी को देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। वो भी आए बड़ी और वो भी आर्यन में से हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाया और बोली, यंग मास्टर, मैं ठाकुर परिवार से हूँ। आर्यन उससे भी मुस्कुराकर मिला, पर जैसे ही उसकी नज़र नीलम पर पड़ी उसने जल्दी से अपना हाथ छुड़ा लिया। तभी उसके पास नीलम आ गई और बोली, माफ़ करना, लेकिन हमें कुछ काम है। उसके बाद उसने आर्यन का हाथ पकड़ा और उसे वहां से खींचते हुए ले है। पर निहारिका को बहुत गुस्सा आया। वह अभिषेक से बोली, आखिर ये है कौन जिसमें मुझसे ऐसे बात की। अभिषेक को उसकी बात पर बहुत हैरानी हुई। उसके कहा कि तुमने देखा नहीं कि उसने अनमोल और उसके साथियों का क्या हाल किया। उसकी बात सुनकर तो निहारिका बोली, तो वह कौन सा बड़ा काम किया है, मैं भी यह कर सकती हूँ। अभिषेक उसके आगे कुछ नहीं बोला। उसके कहा, तुम्हें जो करना है करो। तभी बाद वह वहां से चला गया। उसके जाने के बाद निहारिका ने एक बार आर्यन और नीलम को देखा और ठाकुर परिवार के तरफ चली गई। सभी लोगों ने अलग अलग टेंट लगाया था। वही नीलम और आर्यन एक ही टेंट में थे और छोटे बुजुर्ग ने उनके साइड में ही अपना टेंट लगाया था। वही अनमोल ने भी उनसे कुछ दूर पर अपना टेंट लगाया था। वह अभी भी आर्यन के टेंट की तरफ देखा रहा था। उसके आंखों में अभी भी गुस्सा था। उसने खुद से कहा, आज रात तुम दोनों को जितना आराम करना है कर लो, कल तुम्हारा आखिरी दिन होगा। उसके बाद वह भी अपने टेंट में चला गया।
अगली सुबह सभी लोग जल्दी उठ हुए। वहीं नीलम आर्यन से बच्चों की तरह लिपट कर सो रही थी। जैसे ही आर्यन का नींद खुली उसके सामने नीलम की खूबसूरत चेहरा था। वह आगे बढ़ा और नीलम के माथे पर किस कर दिया। उसके किस करने से नीलम की आंखें खुल गई। उसमें जैसे ही आर्यन को अपने इतने पास देखा तो उसने आर्यन को एक धक्का दिया जिससे आर्यन नीचे गिर गया। नीचे गिरते ही आर्यन नीलम को घूरने लगा और बोला, तुमने मुझे नीचे धक्का क्यों दिया। नीलम बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना पूछे इतना करीब आने की। आर्यन उसके बात पर थोड़ा हड़बड़ा गया, फिर बात बदले हुए बोला, हमें चलना चाहिए, समाधि को खोलने का वक्त हो गया है। नीलम का भी चेहरा पहले से लाल था आर्यन का उसके इतना करीब आने से। वो भी सीधे टैंक से बाहर आ गई, पर वे दोनों जैसे ही बाहर आए उसमें सामने छोटे बुजुर्ग थे। छोटे बुजुर्ग ने जैसे ही नीलम के चेहरे पर शर्म की लालिमा देखा पहले तो हैरान हुए कि क्या ये भी शर्माती है, फिर उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। नीलम ने जैसे ही उनके चेहरे का मुस्कान देखा उसका चेहरा और भी लाल हो गया। 65 मार्शल लॉर्ड की समाधि दो। आर्यन उमासा के बात पर थोड़ा हड़बड़ा गया, फिर बात बदले हुए बोला, हमें चलना चाहिए, समाधि को खोलने का वक्त हो गया है। नीलम का भी चेहरा पहले से लाल था आर्यन का उसके इतना करीब आने से। वो भी सीधे टैंक से बाहर आ गई, पर वे दोनों जैसे ही बाहर आए उसमें सामने छोटे बुजुर्ग थे। छोटे बुजुर्ग ने जैसे ही नीलम के चेहरे पर शर्म की लालिमा देखा पहले तो हैरान हुए कि क्या ये भी शर्माती है, फिर उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। नीलम ने जैसे ही उनके चेहरे का मुस्कान देखा उसका चेहरा और भी लाल हो गया। तभी बड़े बड़े बुजुर्ग बोले, हमें संधि के अंदर जाना चाहिए, ये एक मार्शल लॉर्ड का संधि है, हम लोगों को कुछ तो कीमत मिलेगा, पर कोई भी एक दूसरे का साथ मत छोड़ना। उनकी बात पर दोनों ने हाँ में सर हिला दिया। तभी उन सभी के कानों में राजकुमार अनमोल एक आवाज़ गूंजी। वह बोला, जितने भी बुजुर्ग है प्लीज़ दरवाज़ा खोलने की कोशिश करे। उसके कहते ही सभी बुजुर्ग समाधि के पास बैठ गए और सबसे पहले आगे प्रधानमंत्री था, उसके बगल में छोटे बुजुर्ग थे, वहीं उनके पास ही शर्मा परिवार के बुजुर्ग और ठाकुर परिवार के बुजुर्ग भी थे। उन चारों में अपनी अपनी ताकत इकट्ठा किया और समाधि के दरवाजे पर प्रहार किया, लेकिन उनके प्रहार का भी उस दरवाजे पर कोई असर नहीं हुआ, जिसके वजह से उन्होंने दोबारा अपनी शक्तियों को एक साथ मिलाया, जिससे इन वार का और भी खतरनाक हो गया था। लेकिन उनके प्रहार का उस दरवाजे पर कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने दोबारा अपनी शक्तियों को एक साथ मिलाया, जिससे उनका वार और भी खतरनाक हो गया था। लेकिन फिर भी दरवाज़ा नहीं खुला। अब सभी बुजुर्ग थक चुके थे, हताशा उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। इतने प्रयास के बाद भी जब कोई फर्क नहीं पड़ा, एक सभी लोग बहुत हैरान हुए। तभी प्रधानमंत्री ने वहां पे खड़े बाकी के सभी लोग से बोला कि वे लोग भी अपनी ताकत को उनके साथ मिलाकर वार करें। उनके इतना कहते ही बाकी के सभी परिवार के लोग भी आगे आ गए। फिर सभी लोगों ने अपनी ताकत को अंचारों में भेजने शुरू कर दिया, जिससे उनकी ताकत दोगुना हो गई। फिर चारों ने अपनी ताकत को इकट्ठा किया और एक साथ अपने वार को मिलाकर दरवाजे पर हमला कर दिया, जिससे दरवाजे पर हल्का सा दरार पड़ने लगा। कुछ देर मेहनत के बाद आखिरकार उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया, जिससे सभी लोग बहुत खुश हो गए। वे बाकी के लोग अंदर जाने ही वाले थे कि तभी प्रधानमंत्री ने सबको रोककर कहा कि संधि के अंदर कोई भी बुजुर्ग नहीं जाएगा, वहां पे सभी नए बच्चे जाएंगे। उनकी बात पर बाकी के लोगों को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उनके बात पर छोटे बुजुर्ग के साथ साथ दोनों परिवार के वरिष्ठ भी सहमत थे, जिसके वजह से सबको उनकी बात माननी पड़ी। कोई भी इन चारों शक्तियों से पंगा नहीं लेना चाहता था। उनके इतना कहते जी सभी नए योद्धा जाने लगे। वहीं नीलम ने आर्यन का हाथ पकड़ा और उसके साथ अंदर चली गई। उसके पीछे पीछे ठाकुर परिवार के योद्धा निहारिका के साथ आगे बढ़ते हैं और शर्मा परिवार के लोग अभिषेक की लीडरशिप में अंदर जाते हैं। उनके पीछे राजकुमार अनमोल भी जाता है, जिसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान होती है। वो बोलता है, अगर मैंने तुम लोगी को अंदर ही खत्म नहीं कर दिया तो मैं भी राजकुमार अनमोल नहीं। वही आर्यन और नीलम इन सभी बातों से बेखबर संधि के अंदर आ गए। आर्यन और नीलम हाथों में हाथ डाले समाधि के अंदर प्रवेश करते हैं। उनके पीछे अभिषेक और निहारिका भी आते हैं। समाधि के अंदर का वातावरण शांत और भव्य है। चारों ओर मन प्रकाश फैला हुआ है। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए हैं जिन्हें समझना मुश्किल है। वहीं अंदर आते ही सभी लोग अलग अलग जगह में चले जाते हैं। वहीं नीलम और आर्यन दोनों एक साथ आगे बढ़ते हैं। अनमोल उन दोनों को एक बार देखता है, फिर वहां से दूसरी तरफ चला जाता है। वहां आर्यन जब से वहां पर आया था उसे बहुत अजीब लग रहा था। वो सोच ही रहा था कि उसके कानों में तुषार जी की आवाज़ गूंजी। वो बोले, बच्चे इतना क्यों सोच रहे हो, ये सिर्फ इन मार्शल लॉर्ड की संधि है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आर्यन एक भरता है, वह जानता था कि उसके गुरु एक मार्शल देव थे, जिसके वजह से उनको किसी मार्शल। तभी वो बोलता है कि ठीक है, अब आप मेरी मदद नहीं करना चाहते तो मत करे। तभी उसके कानों में जारा की आवाज़ गूंजी। वह बोली, होस्ट मुझे इस तरफ से बहुत ज़्यादा एनर्जी महसूस ही रही है। उसके इतना कहते ही आर्यन नीलम का हाथ पकड़ता है और एक जारा के बताएं रास्ते पर चलने लगता था। आर्यन ऐसे चल रहा था जैसे कि वह यहाँ का ही हो। नीलम को पहले बहुत अजीब लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, वह बस आर्यन के साथ चलती रही। उसी वक्त आर्यन जाके एक कमरे के सामने रुका, जिसके ऊपर एक बहुत ही मोटी लेयर लगी थी। आर्यन ने उस पर हमला किया, पर उसका कोई भी असर नहीं हुआ। तभी आर्यन ने जारा से पूछा कि इस दरवाजे को खोलने का कोई तरीका नहीं है क्या। तभी जारा बोली, होस्ट मुझे लगता है कि नीलम इस दरवाजे को खोल देगी। उसकी बात पर आर्यन बहुत हैरान हुआ। तभी लीना बोली, होस्ट उसकी शक्ति पानी है और इस दरवाजे को कोई पानी तत्व वाला जी खोल सकता है। उसकी बातों से आर्यन बहुत ज़्यादा हैरान हुआ। उसने नीलम से कहा कि वह अपनी शक्तियों को इस दरवाजे पर डाले। नीलम ने उससे कोई भी सवाल नहीं किया। वह आगे बढ़ी और अपने अपने हाथों में अपनी ताकत को इकट्ठा किया, फिर दरवाजे पर रख दिया। चैप्टर 66 अजीब क्रिएचर। दोस्तों, मैं ये स्टोरी शुरू करने से पहले बता दूं, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप सबसे पहले हमारे चैनल यूके नॉवल बॉय को सब्सक्राइब करें। और हाँ, तो अगर आप ये स्टोरी सबसे पहले सुनना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें।
क्योंकि इसका एपिसोड सबसे पहले टेलीग्राम पर आता है, तो दोस्तों उसके बाद यूट्यूब चैनल पर आता है। इसलिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए मैंने आपको अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक पिन कर दिया हूँ, तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं स्टोरी को। अब नीलम ने उससे कोई भी सवाल नहीं किया, वह आगे बढ़ी और अपने अपने हाथों में अपनी ताकत को इकट्ठा किया, फिर दरवाजे पर रख दिया। उसके दरवाजे पर हाथ रखते ही दरवाजा हिलने लगा, फिर एक धमाके के साथ दरवाजा खुल गया, जिसके वे दोनों दरवाजे के अंदर चले गए। उनके अंदर जाए ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया था। उन दोनों ने जब सामने देखा तो वहां पर बहुत सारी गोलियों के साथ क्रिस्टल पड़ा हुआ था। वहां पर कोई भी क्रिस्टल रैंक 4 से कम नहीं था। तभी आर्यन की नज़र एक कोने में टेबल पर पड़ी, जिस पर 3 बॉक्स थे। आर्यन और नीलम दोनों उस टेबल के तरफ बढ़ गए। वहां पर उन्होंने जाकर पहले देखा कि वहां पर कोई खतरा तो नहीं है, पर वहां पर कोई भी खतरा नहीं दिख रहा था, जिससे आर्यन को बहुत हैरानी हुई। वे दोनों जब से वहां पर आए थे उन्हें कोई भी खतरा नजर नहीं आया था। आर्यन की बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था, उसे कुछ गड़बड़ लग रहा था। तभी उसने जारा से बोला, जारा क्या तुम्हें कुछ गड़बड़ दिख रहा है? जारा ने चारों तरफ स्कैन किया, फिर आर्यन से बोली, होस्ट मुझे टेबल के पास कुछ अलग शक्ति का एहसास हो रहा है। आर्यन उसके बात पर बहुत हैरान हुआ, क्योंकि टेबल के चारों तरफ बहुत देखा पर वहां पर कुछ भी नहीं था। तभी आर्यन ने अपनी शक्तियों से एक आग का गोला बनाया और टेबल के ऊपर हमला कर दिया। उसके हमला करते ही अचानक टेबल के चारों तरफ पानी की दीवार बन गई, जिससे उसकी शक्तियों को पहले ही खत्म कर दिया। ये देखकर आर्यन और नीलम बहुत ही हैरान हुए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर वो शक्ति आई कहाँ से। तभी नीलम ने भी एक पानी की तलवार बनाया और टेबल पर हमला कर दिया। उसका हमला जैसे ही टेबल से टकराने वाला था कि अचानक वहां पर फिर से एक पानी की दाल बन गया, जिसने नीलम के हमले को भी खत्म कर दिया। फिर तब भी वहां पर एक अजीब सा जानवर जाहिर ही गया, जिसका पूरा शरीर पारदर्शी था, बस उसको आंखें लाल थी। नीलम उसको देखकर थोड़ा घबरा गई, वह जाकर आर्यन के पीछे छिपा गई। आर्यन को भी बहुत अजीब लग रहा था, उसने आज से पहले इस जानवर के बारे में सुना भी नहीं था। तभी आर्यन ने जारा से पूछा कि क्या वह इस जानवर के बारे में जानती है। तभी जारा बोली, होस्ट ये कोई असली बिस्ट नहीं है, ये जलमूल शक्ति का टुकड़ा है, जिसने अपने आप को डेवलप करके अपनी सोच को विकसित कर लिया है। अगर कोई जलमूल की शक्ति का इंसान अगर इसके शक्तियों को ग्रहण कर ले तो उसकी शक्तियों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। आर्यन ने जब उसकी बात सुना तो वह बहुत हैरान हुए। उसने एक बार नीलम के तरफ देखा, जो उसके पीछे डरकर छुपी थी, जैसे कि उसके किसी बहुत ही खतरनाक चीज़ को देख रही ही। इस वक्त नीलम उसको बहुत प्यारी लग रही थी, डर के वजह से उसका चेहरा और भी खूबसूरत लग रहा है। तभी वह आगे बढ़ा पर नीलम ने उसका हाथ पकड़ लिया। तभी आर्यन बोला, तुम मुझ पर थोड़ा यकीन रखो। फिर आर्यन आगे बढ़ा और उसने क्लाउड फिंगर के दूसरे स्टेज को जागृत कर दिया। किसी उसके अंगुली पर बहुत ज़्यादा शक्तियाँ जमा हो गईं। फिर आर्यन ने इस क्रियाचार पर हमला कर दिया, पर इस अजीब से जानवर पर आर्यन के हमले का को भी असर नहीं हुआ। आर्यन बहुत हैरान हुआ कि उसके हमले का उस पर कोई भी असर नहीं हो रहा। उसने कई बार अलग अलग तरह से हमला किया पर उस पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। वो क्रियाचर आर्यन के हर हमले से बच जा रहा था। आर्यन ने ड्रैगन स्वॉर्ड से भी हमला करने की कोशिश की, मगर उसका भी कोई असर नहीं हुआ। आर्यन के किसी हमले को असर न करता देख नीलम बोली, मुझे ट्राई करने दो। उसके बाद वह आगे बढ़ी और उसने अपनी हाथों में नीली रोशनी भरा, जिसके बाद नीलम के हाथों में एक पानी की तलवार आ गई, को नीली रोशनी से चमक रही थी। तभी नीलम से उससे उस क्रिएचर पर हमला कर दिया। वो तलवार जैसे ही इस जानवर के पास पहुंच उसके आप को 2 भागों में बांट लिया, जिससे उसका नीलम का हमला उसकी पर करता हुआ एक दीवार से टकरा गया, जिससे उस दीवार में दरार पड़ गया। उनकी बार बार हमला करने के वजह से उस अजीब से जानवर को गुस्सा आ गया। एक पानी की धार को नीलम और आर्यन के तरफ भेज दिया। नीलम ने दोनों के आगे पानी को दीवार बना दिया, जिससे उस हमले का उन पर तो कोई असर नहीं हुआ, पर वह पानी जैसे ही जमीन पर गिरा वहां पर गड्ढा हो गया। इधर नीलम का कवच में भी दरार आ गया। आर्यन समझ गया था कि नीलम या उसकी कोई भी ताकत उस जानवर पर हमला काम नहीं करेगा। उसने सिंह परिवार के गुप्त टेक्निक का इस्तेमाल करने का सोचा नहीं। उसने अपनी आंखों को बंद कर दिया, जिसके बाद आसपास को शक्तियों में हलचल होने लगी। उसी वक्त आर्यन के कानों में तुषार जी की आवाज़ आई कि वह इस ताकत का इस्तेमाल न करे, लेकिन आर्यन के पास कोई दूसरा उपाय नहीं था। उसके शक्तियों को इकट्ठा किया, जिसके वजह से आसन पास की शक्तियों में हलचल मच गई। वहां पर एक बहुत ही शक्तिशाली दबाव फैलने लगा। नीलम को भी अपने ऊपर बहुत ही ज्यादा दबाव महसूस ही रहा। वह अपने शक्तियों के साथ भी आर्यन के पास खड़ी नहीं हो पा रही थी। नीलम को नहीं पता था कि आर्यन के पास इतनी खतरनाक शक्ति कैसे है। अगर वह अपने परिवार की सबसे शक्तिशाली टेक्निक से भी आर्यन से इस वक्त मुकाबला करती तो वह जीत नहीं पाती। 67 खूनी क्रिस्टल और शैतान का जन्म। उसके शक्तियों को इकट्ठा किया, जिसके वजह से आसन पास की शक्तियों में हलचल मच गई। वहां पर एक बहुत ही शक्तिशाली दबाव फैलने लगा। नीलम को भी अपने ऊपर बहुत ही ज्यादा दबाव महसूस ही रहा। वह अपने शक्तियों के साथ भी आर्यन के पास खड़ी नहीं हो पा रही थी। नीलम को नहीं पता था कि आर्यन के पास इतनी खतरनाक शक्ति कैसे है। अगर वह अपने परिवार की सबसे शक्तिशाली टेक्निक से भी आर्यन से इस वक्त मुकाबला करती तो वह जीत नहीं पाती। वही जैसे ही उस अजीब से जानवर ने आर्यन के हमले को देखा तो उसको खतरा महसूस हुआ। वह वहां से भागने ही वाला था कि आर्यन ने अपनी जादुई आग के गोले को इस क्रिएचर के पास भेज दिया, जिससे इस जानवर ने अपने आगे पानी की एक मोटी दीवार बना लिया। पर फिर भी उस दीवार का कोई असर नहीं हुआ। वहां पर एक धमाका हुआ, जिसके बाद वहां पर कोहरा छा गया। फिर कैसे ही कोहरा छाया, वहां पर पानी का एक गोला था, जिसके अंदर से बहुत सी शक्ति बह रही थी। वह जैसे ही भागने वाली थी, आर्यन ने उसे अपने शक्तियों से बांध दिया, नीलम की तरफ बढ़ा दिया। नीलम को तो कुछ पल के लिए कुछ समझ में ही नहीं आया, पर जब समझ में आया तो वह आश्चर्य भरी नजरों से आर्यन के तरफ देख रही थी।
तभी आर्यन बोला कि ज़्यादा मत सोचो, बस इसे अवजोर कर लो, इससे तुम्हारी ताकत में कुछ इजाफा होगा। ये कम से कम 1000 साल पुराना शक्ति है जिससे तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद होगा। नीलम को आर्यन पर इस वक्त बहुत प्यार आ रहा था, लेकिन वह झूठी गुस्से में बोली, ठीक है, इतना रिक्वेस्ट कर रहे हो तो मैं इसे ले लेती हूँ। उसके बाद उसने उस पानी के गोलों को लिया और साधना के कंडीशन में बैठ गई। आर्यन, जो गुप्त ताकत का इस्तेमाल करने से बहुत ज़्यादा थक गया था, ताम भी उसकी नज़र एक लाल रंग के क्रिस्टल पर पड़ी जो लाल रंग से बहुत तेज चमक रहा था। रही जैसे ही उसकी नज़र उस पर पड़ी, उसने जारा से पूछा, जारा ये कौन सा क्रिस्टल है जिस पर रेड लाइट चमक रही है? उसके कहने के बाद जारा बोली, होस्ट, ये रेड खूनी क्रिस्टल है जिसे बहुत से जानवर के कोर मिलाकर बनाया गया है, जिसके वजह से इसे खूनी क्रिस्टल बोला जाता है। अगर आपने इस क्रिस्टल को अब्जॉर्ब कर लिया तो आपकी ताकत एक लेवल और बढ़ जाएगी। उसकी बात पर आर्यन बहुत हैरान हुआ। वह आगे बढ़ा और उस क्रिस्टल को उठा लिया। आर्यन ने जैसे ही उस क्रिस्टल को उठाया वैसे ही एक काली रोशनी निकली और आर्यन के अंदर समा गई, जिससे आर्यन अपने आप से कंट्रोल खोने लगा। उसके पूरे बदन पर काली रेखाएं बनाने लगी थी। उसकी आंखों में लाल रोशनी चमक रही थी। उसे इस वक्त बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। वही इस वक्त जारा बार बार उसे होश में रहने को बोल रही थी। तुषार जी को भी समझ में आ गया था कि आखिर आर्यन के साथ क्या हुआ था। उन्होंने भी आर्यन को अपने आप पर काबू रखने को बोल रहे थे, पर आर्यन को इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे किसी की आवाज़ नहीं आ रही थी, वह बस चिल्ला रहा था, जिसके वजह से उसका बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था। पर आर्यन ने हार नहीं माना। वह अपने आप पर काबू करने की बहुत कोशिश कर रहा था, पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि वह कितनी कोशिश कर रहा था। उसका हर प्रयास बेकार जा रहा था। कुछ देर बाद आर्यन जमीन पर गिर गया। उसकी आंखें बिल्कुल एक ब्लैक होल जैसी हो गई थी। उसके पूरे बदन की शक्ति उस क्रिस्टल में जाने लगी। आर्यन को पूरी ताकत उस क्रिस्टल में जा ही रही कि अचानक वहां पर तुषार जी बाहर आ गए। वो जैसे ही उस क्रिस्टल को देखा बहुत ही हैरान हुए। उन्होंने कहा, ये तो खूनी क्रिस्टल है। वो तो एक पल के लिए बहुत ही हैरान हुए, जैसे ही उनको बहुत बड़ा सदमा लगा हो। उन्होंने इस क्रिस्टल के बारे में सुना था, सबको लगता था कि यह बस एक कहानी, लेकिन इन्हें आज समझ में आया कि यह सब असली था। तभी उन्होंने आर्यन को देखा जिसकी ताकत इस पत्थर के अंदर खींचती जा रही थी। वो ये देखकर बहुत हैरान हुए। उन्होंने अपनी ताकत को आर्यन के अंदर भेजना शुरू कर दिया जिससे आर्यन होश में आ सके। वहीं दूसरी तरफ आर्यन एक अंधेरे जगह में पहुंच गया था। वहां पर उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी बहुत से इंसानों और जानवरों लाशों को एक तालाब में डाला था, जिससे वहां पर एक खून की महक फैला हुआ था। उस तालाब के ऊपर एक क्रिस्टल हवा में तैर रहा था, जिसमें उस तालाब से खून निकलने उस क्रिस्टल में समा रहा था, जिससे उस क्रिस्टल का रंग और भी गाढ़ा हो रहा था। और जैसे ही वह रिचुअल पूरा हुआ, वह आदमी शैतान की तरह हंसाने लगा। तभी वह बोला, अब मैं बनूंगा इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान। मेरे पास अब ऐसी ताकत है जिसका किसी के पास कोई भी तोड़ नहीं होगा। वही उसके इतना कहते जी वहां पर कुछ लोग आ हुए, जिससे उसने जल्दी से उस क्रिस्टल को उठाया और अपनी शक्तियों से उस पर शील लगाकर एक पत्थर की कमरे में डालकर जल्दी से बाहर आ गया। तभी इसके सारे ढले टूट गई थी और वहां पर बहुत सारे योद्धा आ गए थे। उनमें से एक बोला, विशंभर, तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हें तुम्हारी शैतानी सोच में सफल होने देंगे? तो ये तुम्हारी भूल है। आज तुम्हारी आखिरी दिन होगा इस दुनिया में। उनकी बात पर विशंभर ने ऐसे प्रिटेंड किया जैसे कि उन लोगों ने उसके सारे काम को बिगड़ दिया है। घनराने की एक्टिंग की और बोला, अच्छा वहां पर श्लेष सिंह आया है, तुम क्या लगता है कि तुम लोग मुझे रोक सकते हो? तो ये सब तुम लोगों की भूल है। उसके बाद वह शैतानी की तरह हंसाने लगा। 68 आर्यन इन डेंजर। उनमें से एक बोला, विशंभर, तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हें तुम्हारी शैतानी सोच में सफल होने देंगे? तो ये तुम्हारी भूल है। आज तुम्हारी आखिरी दिन होगा इस दुनिया में। उनकी बात पर विशंभर ने ऐसे प्रिटेंड किया जैसे कि उन लोगों ने उसके सारे काम को बिगड़ दिया है। घनराने की एक्टिंग की और बोला, अच्छा वहां पर श्लेष सिंह आया है, तुम क्या लगता है कि तुम लोग मुझे रोक सकते हो? तो ये सब तुम लोगों की भूल है। उसके बाद वह शैतानी की तरह हंसाने लगा। उसकी हंसी देखकर इन सभी लोगों को बहुत ही हैरानी हुई। उनकी हैरान देखकर विशंभर अचानक वहां से गायब हुआ, जिसके बाद वह उस खून तालाब में कूद हुआ। इन लोगों को बहुत हैरानी हुई, लेकिन उनमें से एक आदमी बोला, हमें किसी तरह आज इसे रोकना होगा, नहीं तो बहुत बड़ी अनहोनी हो जाएगी। उनकी बात सुनकर अभी ने एक साथ हमें सर हिला। या फिर एक आदमी, बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा जिसने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। तभी उस बूढ़े आदमी के हाथों से नीली रोशनी निकली और उस तालाब में चली गई, लेकिन उस हमले का उस तालाब में कोई असर नहीं हुआ। फिर सभी ने ट्राई किया पर किसी का हमला उस खून के तालाब पर असर नहीं कर रहा था। उसी वक्त शैलेश सिंह आगे बढ़ा और उसने अपनी हाथों को ऊपर उठाया, जिससे वहां के शक्तियों में हलचल होने लगी। वहां पर खड़ा हर आदमी पीछे हट गया, क्योंकि उन्हें पता था कि यह हमला कितना खतरनाक था। आर्यन ने जब उस हमले को देखा तो बहुत हैरान हुआ, क्योंकि उसे समझ गया कि यह तो सिंह परिवार का गुप्त कला है। उसे अब समझ में आया कि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि उसका सिंह परिवार से ही है। आर्यन ने देखा कि यह हमला उसके जैसा ही था, लेकिन यह हमला उड़ाई बहुत ज़्यादा खतरनाक था। तभी शैलेश जी बोले, मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ कि टीम बाहर आ जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ तुम्हारा पूरा ये स्थान को भी मैं खत्म कर दूंगा। लेकिन विशंभर को उनकी धमकी का कोई असर नहीं हुआ। तभी तुषार जी आसमान में ऊपर उड़ गए और बोले, अब इसका जिम्मेदार मैं नहीं ही। जैसे ही बाकी के लोगों ने उस हमले को देखा बहुत हैरान हुए और जल्दी से वहां से पीछे हट गया। वही जैसे ही तुषार जी ने उस खूनी तालाब पर हमला किया, उसके बाद एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिसके बाद उस तालाब में साथ साथ वह पहाड़ भी धमाके में खत्म हो। वह पहाड़ बिल्कुल सपाट हो गया था। यही नहीं, आसपास की कई पहाड़ भी सपाट हो गए थे। जैसे ही आर्यन में उस गुप्त कला की ताकत को देखा, उसका सर चकराने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह हमला आखिर है कितना ताकतवर है। फिर अचानक आर्यन वहां से गायब ही गया और एक गुफा में पहुंच गया, जहां पर आर्यन ने जब सामने का नजारा देखा तो वह बहुत हैरान था, क्योंकि उसके सामने विशंभर था जिसकी हालत बहुत बुरी थी। उसके हाथ में वह खूनी क्रिस्टल था जो हल्की सी चमक रहा था। आर्यन को समझने में देरी नहीं लगी कि विशंभर कैसे बचा था। वह खूनी क्रिस्टल के वजह से बचा था। पर जब आर्यन ने गौर से देखा तो उसे समझ में आया कि विशंभर बुरी तरह से
घायल हो गया था जिससे उसका बचना नामुमकिन था। तभी उसने अपनी बची शक्तियों को उस क्रिस्टल में डालने की कोशिश की। आई बोला इन बार अगर मैं लौटा तो उन सभी के लिए अच्छा नहीं होगा। उसके बाद उसने अपनी पूरी ताकत को उस क्रिस्टल में भरने लगा, लेकिन उसकी ताकत उस क्रिस्टल की शक्तियों के सामने कम पड़ गई, जिसके वजह उसकी पूरी ताकत उस क्रिस्टल में खींचने लगी। पहले तो उसको समझ में नहीं आया कि उसके साथ क्या हो रहा था, पर जब समझ में आया तो उसके साथ क्या हो रहा है तो तब तक बहुत ही देर हो चुकी थी। तभी आर्यन को समझ में गया कि उसे बचने के लिए इस क्रिस्टल को काबू करना होगा। वही इस कमरे में तुषार जी अपनी शक्तियों को आर्यन के अंदर भरते जा रहे थे। तभी वहां पर रूपाली आ गई। उसने जैसे ही आर्यन की ये हाल देखा वो भी बहुत हैरान हो गई। वह परेशानी भरी आवाज में, मास्टर आखिर ये मास्टर के साथ क्या हो रहा है? तभी तुषार जी बोले मेरी ताकत खत्म हो सकता है कि कुछ दिनों के लिए गहरी नींद में चला जाऊंगा। आर्यन के अंदर अपनी ताकत भेजती रही ताकि वह होश में आ जाए, वरना इतना बड़ा अनर्थ होगा जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकती। ये कहकर वो दोबारा स्पेस वर्ल्ड में चल हुए। उनके जाने के बाद वह बहुत हैरान हुई। उसने भी अपनी ताकत को आर्यन के अंदर भेजना शुरू कर दिया, जिसके बाद भी आर्यन के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि आर्यन कोई ब्लैक होल हो जो सब कुछ अपने अंदर समा सकता हो। रूपाली की भी पूरी ताकत खत्म हो गई थी, वह वहीं पे नीचे गिर गई। इस वक्त उसके मुंह से खून आ रहा था। तभी रूपाली की आंखें बंद होने लगी। तभी उसके कानों में एक आवाज आए, आर्यन। उसके बाद उसने अपनी आंखों को घुमा के देखा कि नीलम आर्यन को इस हालत में देखकर बहुत परेशान हो थी। उसने अपनी कल्टीवेशन को पूरा कर लिया था। वह जैसे ही आर्यन के पास जाने वाली थी, इसके कानों में रूपाली की दर्द भरी आवाज आई, मास्टर से अभी दूर रही नहीं तो तुम उन्हें हमेशा के लिए खो दोगी। नीलम ने जैसे ही रूपाली की बात सुनी तो वह बहुत हैरान हुई। उसने रूपाली को वहां देखकर बहुत हैरान हुई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वहां पर हुआ क्या था और रूपाली वहां पर किसे आई। 74 शैतान का जन्म। नीलम ने जैसे ही रूपाली की बात सुनी तो वह बहुत हैरान हुई। उसने रूपाली को वहां देखकर बहुत हैरान हुई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वहां पर हुआ क्या था और रूपाली वहां पर किसे आई। जब रूपाली ने उसे हैरान देखा तो वह समझ गई कि वह क्या सोच रही है, लेकिन वह अभी इस कंडीशन में नहीं थी कि वह उसे कुछ समझा सके। फिर भी उसने कहा प्लीज़ उसे डिस्टर्ब मत करना, वो उसे अपने सहारे कुछ करने दो, नहीं तो वह कभी उठ नहीं पाएगा। उसकी बात पर नीलम ने एक बार आर्यन के तरफ देखा, जिसके आंखों के नीचे डार्क सर्कल पड़ गए थे। उसके पूरे बदन थोड़ी पतली हो गई थी। उसकी पूरी शक्तियां इस पत्थर में जा रही थी। नीलम ने आर्यन की इस हाल को देखा तो वह अपने आप को संभाल नहीं सकी। वह सीधे आर्यन के तरफ जाने लगी। रूपाली उसे रोक रही थी पर नीलम पर उसके किसी भी बात पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वही इस वक्त तक आर्यन की पूरी ताकत उस पत्थर ने सीख लिया था, लेकिन वह जैसे ही आर्यन के आखिरी शक्ति को निगलने वाला था तभी अपने आप आर्यन की ब्लड लाइन जागृत हो है, जिससे वहां पर एक बहुत ही भयंकर दबाव फैल गया। उसी टाइम आर्यन के पीछे उसका मार्शल स्पीड प्रकट हो गई, जिससे वहां पर और भी दबाव फैल गई। नीलम जो आर्यन के पास जाने ही वाली थी कि अचानक उस दबाव को सहन नहीं कर पा रही थी। उसे अपने ब्लड लाइन में भी दबाव महसूस ही रहा था, जिससे उसकी सभी शक्ति बांध गई थी। वह अपने किसी भी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी। ये उसका दबाव के आते ही वहां के शक्तियों में हलचल मच गया। यान की शक्तियां इस वक्त बिल्कुल बेकाबू हो गई थी। तभी ड्रैगन की भयानक आवाज पूरे समधी में फैल गया। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक क्या हुआ। वही रूपाली और नीलम की भी हालत सही नहीं थी। नीलम जी थोड़ी नॉर्मल हो गई थी। उसमें झट से नीलम का हाथ पकड़ा और वहां से कुछ दूर के गई जब तक कि उनका दबाव खत्म नहीं हुआ। तभी आर्यन का शहरी अपने आप ऊपर उठ गया। उसी वक्त आर्यन के हाथों से बुरी शक्ति निकली, जिसने उस पत्थर को घेर लिया। धीरे धीरे इस पत्थर की सारी शक्तियां आर्यन के अंदर जाने लगी, जिससे आर्यन थोड़ा नॉर्मल हुआ, लेकिन अभी तक आर्यन होश में नहीं था। उस पत्थर से बहुत सी शक्तियां निकाल रही थी जो आर्यन के भागच्छर के शक्तियों को पीछे धकेलने की कोशिश कर रही थी, पर उन शक्तियों का आर्यन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। कुछ देर बाद वह पत्थर जलकर राख हो गया। उसके खत्म होते ही कुछ देर के लिए तो सब कुछ शांत था, पर अचानक से आर्यन का मार्शल स्प्रिट गायब ही गया और आर्यन की बाल बारे बड़े हो गए जी। उसके घुटनों तक आ रहे थे। आर्यन के पीछे 2 लाल पंख आ गए थे जी, खून जैसे लाल थे। उसके सर पर 2 सिंग आ गए थे। उसका नाखून नाश गए थे। आर्यन अचानक इन हैवान में तब्दील हो गया। जैसे ही आर्यन ने अपनी आंखें खोली उसके आंख हरे हरे हो गए थे। इस वक्त आर्यन के शक्तियों का कोई अंत नहीं था। एक शैतान था, पूरे काली दुनिया का राजा, जो किसी के सामने नहीं झुकता। उसके शक्तियों के वजह से पूरा समधी स्थल ढह गया। वहां पर जितने भी लोग समधी के अंदर थे सभी आर्यन को देखकर डर गए थे। वही आर्यन ने जैसे ही अपनी आंखें खोली थी उसने एक दहाड़ लगाई, जिससे पूरा समधी स्थल कांप गया। वही इस दहाड़ की शक्ति इतनी तेज थी कि वहां पर खड़े कुछ कमजोर योद्धा के कानों से खून आने लगा। उसी वक्त अनमोल और उसके 2 साथी वह पर आ गए। अनमोल के साथ के लड़कियों जब आर्यन को देखा तो वह बहुत ही डर गई, लेकिन अनमोल अभी भी आर्यन के मरने का कोशिश कर रहा था। तभी अनमोल ने अपने पास से एक शक्तिशाली हथियार निकला और आर्यन पर वार कर दिया। इस वक्त आर्यन बिल्कुल अकेला था, इसीलिए उसे लगा कि वह आर्यन को मार सकता है। बाकी के सभी लोग डर के मारे आर्यन के पास नहीं आ रहे थे। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक आर्यन ये कैसी जानवर में बदल गया है। किसी ने उसका नाम भी नहीं सुना था। वही जैसे ही अनमोल ने आर्यन पर हमला किया, उस हमले का आर्यन पर कोई भी असर नहीं पड़ा, पर उसके हमला करने से शैतान जी अहंकारी कोई होता है जो बाकी के सभी को कीड़े के समान मानता है, वह कैसे अपने ऊपर हमला सह सकता था। उसने अपनी हाथों को उठाया जिसमें भागछर की शक्ति थी। उसने अनमोल को चारों तरफ से घेर लिया। यही नहीं, उसके दोनों लड़कियों को भी घेर लिया, जिससे वहां पर उन तीनों की चीखें निकल गई। कुछ ही पलों में तीनों की राख भी नहीं बची। आर्यन ने उनकी पूरी ताकत को निगल लिया। इस वक्त आर्यन अपने होश में नहीं था। उसके ऊपर उसकी शक्तियां हावी हो गई थी। तभी उसके पास नियम दौड़ती हुई आए। आर्यन को लगा कि वह उस पर हमला करने वाली है, जिसके वजह से उसने अपनी विघटन की शक्तियों को चालू कर दिया था। नीलम ने पहले ही देख लिया था कि आर्यन का ये हमला कितना खतरनाक था।
तभी वह आर्यन के आंखों में आंखें डालकर बोली, आर्यन होश में आओ, तुम ये नहीं ही, तुम आर्यन ही। उसके बाद वह धीरे धीरे उसके पास जाने लगी। आर्यन पर उसके बाद का फर्क पड़ रहा था, पर जैसे ही नीलम उसके पास आए आर्यन ने अचानक नीलम को ढाका दे दिया, जिससे नीलम जाकर एक दीवार से टकरा गई। 70 लीना का नीलम पर हमला। आर्यन पर उसके बाद का फर्क पड़ रहा था, पर जैसे ही नीलम उसके पास आए आर्यन ने अचानक नीलम को ढाका दे दिया, जिससे नीलम जाकर एक दीवार से टकरा गई। दीवार से टकराते ही नीलम के सर पर चोट लग गई, उसके मुंह से चीख निकल गया। वही जैसे ही आर्यन के कानों में नियम की चीख गूंजी, उसके सर में दर्द होने लगा, उसकी पुरानी यादें सामने आने लगी। तभी आर्यन नियम के पास गया। जी पहले ही बेहोश ही गई थी, उसके माथे से खून बह रहा था। वही आर्यन ने नीलम को अपनी बाहों में उठाया और वहां से उड़ गया। रूपाली को डर लग रहा था कि आर्यन कहीं नीलम को फिर चोट न पहुंचा दे, वह भी आर्यन के पीछे पीछे जाने लगी। आर्यन नीलम को लेकर वहां से इतनी तेजी से निकला कि किसी को कुछ समझ में ही नहीं आया कि आखिर वह कहाँ गायब ही गया। वही आर्यन नीलम को लेकर एक पहाड़ पर पहुंच गया। उसके वहां पर पहुंचते ही वहां के सभी जानवर डर के मारे उन्होंने पूरे पहाड़ को घेर लिया। तभी वहां पर तुषार जी आ गए। उन्होंने जब आर्यन का ये रूप देखा तो थोड़ा डर गए, लेकिन जब उन्होंने अभी भी आर्यन के आंखों में नीलम के लिए प्यार देखा तो उनको सुकून मिला, उन्हें कुछ सूझा। उन्होंने आर्यन के सामने स्पेस वार्ड का दरवाजा खोल दिया, जिसकी आर्यन को बहुत जानी पहचानी खुशबू आ रही थी। यह खुशबू किसी और की नहीं, लीना की था। आर्यन ने नीलम को उठाया और स्पेस वर्ल्ड के अंदर चला गया। उनके पीछे रूपाली और तुषार भी अंदर चले गए। वही जैसे ही वे लोग अंदर गए, वहां पर कुछ लोग आर्यन ने शक्तियों को महसूस करते हुए आ गए थे। सबसे आगे एक बूढ़ा आदमी था। उसने कहा, यहाँ मुझे सिंह परिवार के शक्तियों का एहसास हुआ था, मुझे लगता था कि वह अपने कंट्रोल में नहीं है। उन्होंने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं दिखा। तभी वहां पर तलवार वेली की राजकुमारी आ गई। उसको वहां पर देखकर वह आदमी बोला, मुझे बहुत हैरानी ही रही है कि तलवार की राजकुमारी खुद इस छोटे से साम्राज्य में आई हैं। उनकी बात सुनकर राजकुमारी बोली, यकीन तो मुझे भी नहीं होता कि सिंह परिवार के बुजुर्ग आए हैं। ये भी हैरान करने की बात है। उसकी बात पर वह बुजुर्ग बोला, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मुझे ये पर सिंह परिवार की शक्तियाँ महसूस हुई थी, जिसके वजह से मुझे आना पड़ा। उनकी बातों पर राजकुमारी बहुत हैरान हुई, पर उसने कुछ और नहीं कहा, क्योंकि तलवार बेली को पहले ही मालूम हो गया था कि बाहर सिंह परिवार के लोग के कुछ साजिश चल रही थी। वे सिंह परिवार के असली वारिस को मरना चाहते थे ताकि मुख्य परिवार कमजोर पड़ जाए। वही अभी राजकुमारी इसमें पढ़ना नहीं चाहती थी, इसीलिए उसमें कुछ नहीं कहा। तभी सिंह परिवार के बुजुर्ग ने कहा कि आप यहाँ इस छोटे से साम्राज्य में क्या क्या कर रहे हैं। तभी राजकारी ने कहा कि वो बस अपने सभी ब्रांचों की भ्रमण कर रही है। वो उसे यहाँ से बहुत ही ताकतवर शक्ति महसूस हुई थी, जिसके वजह से वह यहाँ देखने आ है थी। उसकी बातों का उस बुजुर्ग को कुछ गड़बड़ लगा, लेकिन उसने कुछ ना ही कहा, क्योंकि तलवार वेली सिंह परिवार से कम नहीं था, इसीलिए दोनों लोग एक दूसरे से दूरी बना के चलते थे। दोनों में कोई भी एक दूसरे के मामले दखलंदाजी नहीं करता था। उसके बाद राजकुमारी वहां से चली गई। उसके जाने के बाद उस बुजुर्ग ने एक बार वहां पर चारों तरफ एक बार देखा और अपने पीछे वाले आदमी से बोला कि पता करो कि आखिर ये किस लिए यहाँ पर आई है, जरूर तलवार वेली पूरी दुनिया से कुछ छुपा रही है। उसकी बात पर पीछे के आदमी ने हमें सर हिला दिया, फिर वहां से चला गया। इसके जाने के वो आदमी भी गायब ही गए। वही वर्चुअल स्पेस में कैसे ही आर्यन पहुंच, उसको एक शक्ति ने चारों तरफ से घेर लिया। तभी ये शक्ति लीना की था, जो उसके अंदर समा रही थी। जैसे ही आर्यन के अंदर लीना की शक्तियां गई, वह शांत होने लगा, उसके पंख नॉर्मल हो गए, उसका चेहरा भी नॉर्मल हो गया। वही जैसे ही आर्यन नॉर्मल हुआ, वह वहीं पे बेहोश ही गया। फिर वह वहां गिरने ही वाला था कि अचानक लीना के कुकुन से एक शक्ति निकली और आर्यन को चारों तरफ से घेर लिया। वही इस वक्त तक नीलम होश में गई थी, पर जैसे ही उसने आर्यन को पहले जैसा देखा, वह खुद को रिलैक्स किया। लेकिन उसने जब आर्यन को एक शक्ति से लिपटा देखा, वह आर्यन के पास जाने लगी, लेकिन वहां पर बहुत ही खतरनाक शक्ति फूट गई, जिसने नीलम को आर्यन के पास आने से रोक दिया। नीलम को जैसे ही वह शक्ति महसूस हुआ, वह कांप गई। उसने आज तक इतनी खतरनाक शक्ति महसूस नहीं किया था, लेकिन वह आर्यन को इस तरह नहीं देख सकती थी। उसने अपने ऊपर एक पानी की मोटी ढाल बनाया और आर्यन के पास जाने लगी, लेकिन तभी एक पीली रोशनी की धार आई, जिसने नीलम के कवच को टुकड़े टुकड़े कर दिया, जिसे लीना जल्दी से पीछे हट गई। तभी उसकी नज़र सामने कुकुन पर पड़ा। नीलम को उस कुकुन से बहुत ही प्राचीन शक्तियां महसूस हो रही थी। उसे बहुत हैरानी हो रही थी कि आखिर उस कुकुन में है कौन। उसे अब उस कुकुन के पास जाने में डर भी लग रहा था, लेकिन उसको आर्यन का फिक्र भी था। तभी वहां पर रूपाली आ गई। उसने कहा, आप चिंता मत करो, वो मास्टर को कुछ नहीं करेगी, क्योंकि उनके पास मास्टर के अलावा इस दुनिया कोई नहीं है, इसीलिए उनको मास्टर के पास किसी और का आना मंजूर नहीं है। नीलम पाई हैरान हुई, उसके एक बार रूपाली के तरफ देखा और पूछा, आप जानती कि ये कौन है? रूपाली मुस्कुरा के बोली, ये दूसरी मालकिन लीना है।